वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न रिच लैब। आज हम जर्मनी का एकीकरण पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए जर्मनी के एकीकरण भाग 1 पर पूरा वीडियो देखकर समझने की कोशिश करेंगे। पहले जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जिसे नेपोलियन ने बाद में 39 राज्यों का एक संघ बना दिया था, जिसे राइन संघ कहा जाने लगा। नेपोलियन के इस संघ ने खंडित जर्मनी को एकीकरण की भावना प्रदान की। अगर सरसरी तौर पर देखें तो जर्मनी का एकीकरण कुछ कुछ इटली की तरह ही दिखाई देता है। जैसे इटली के एकीकरण की शुरुआत पीडमोंट राज्य ने की थी, उसी तरह जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत प्रशा ने की। जैसे इटली में कावूर था, वैसे ही जर्मनी में बिस्मार्क ने अपना योगदान दिया। इसके साथ ही दोनों में और भी समानताएं थी, जैसे दोनों छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। दोनों पर फ्रांस की क्रांति व नेपोलियन का प्रभाव था। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस ने अपने लाभ व उद्देश्यों की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और इसीलिए कांग्रेस ने जर्मनी के एकीकरण का विरोध भी किया था। जर्मनी के एकीकरण का विरोध करते हुए वियना कांग्रेस ने उसे एक शक्तिहीन संघ राज्य के रूप में ऑस्ट्रिया के प्रभाव में रख दिया था और ऑस्ट्रिया को इस संघ का अध्यक्ष बना दिया था। इसके साथ ही जर्मनी के अंतर्गत किसी भी शासक को सम्राट का पद नहीं दिया गया था और जर्मनी को कोई ऐसी केंद्रीय व्यवस्था नहीं दी गई जिससे वह राज्य पर नियंत्रण रख पाती। इन सब कारणों को देखें तो यह पता चलता है कि वियना कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि जर्मनी का एकीकरण हो। अब अगर जर्मनी के भौगोलिक विस्तार पर नजर डालें तो मोटे तौर पर जर्मनी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी जर्मनी, जिसमें प्रशा, सैक्सनी, हनोवर तथा फ्रैंकफर्ट राज्य आते हैं, जबकि मध्य भाग में राइनलैंड आता था तथा दक्षिण भाग में बवेरिया, बुटमबर्ग, बादेन आदि के राज्य आते थे। अब अगर इन सब राज्यों में देखें तो प्रशा आकार व सैन्य क्षमता दोनों ही रूप में सबसे बड़ा व शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी का एकीकरण इतना आसान नहीं था और इस एकीकरण में कई सारे कारकों ने अपनी भूमिका निभाई थी। जैसे 19वीं शताब्दी में जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बौद्धिक आंदोलन को एक नई ऊंचाई दी थी। इन विद्यार्थियों ने एक संगठन बनाकर मेटरनिख, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसकी नीतियों का विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे इस संगठन की शाखाएं अन्य विश्वविद्यालयों में भी फैल गईं। इस संगठन का एक ही उद्देश्य था और वह था जर्मनी का एकीकरण। इसके साथ जर्मनी के कई सारे लेखकों व विद्वानों ने भी राष्ट्रवाद की भावना के बीज जर्मनी में बोने शुरू कर दिए, जिसमें हीगल, नोवलिस प्रमुख थे। बौद्धिक स्तर पर क्रांति के अलावा जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक संसाधनों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इनमें सबसे बड़ा कारक था जालवरीन। दरअसल जालवरीन एक प्रकार का सीमा शुल्क संघ था, जो कि अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट की विचारधारा पर आधारित था। लिस्ट का यह मानना था कि यदि राज्य आपस में बिना सीमा शुल्क के व्यापार व आयात निर्यात करें तो व्यापार में वृद्धि के साथ उनमें एकता की भावना भी बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक एकता की अनुभूति होगी। धीरे धीरे करके लगभग जर्मनी के सभी राज्य जालवरीन संघ के सदस्य बन गए और आपस में बिना सीमा शुल्क के आयात निर्यात करने लगे। इसके साथ ही जिस तरह से इटली के एकीकरण का कार्य पीडमोंट राज्य के नेतृत्व में हो रहा था, जर्मनी की जनता उसे देखकर काफी प्रभावित थी और उसने भी
प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी को एक करने का निश्चय किया। इस प्रकार से इटली के एकीकरण भी जर्मनी की राष्ट्रवादी शक्तियों के लिए वरदान साबित हुआ। यह वह समय था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति तेजी से फैल रही थी। जॉलवरीन की स्थापना के बाद जर्मनी में भी उद्योगों व व्यापारों ने तेजी पकड़ ली। इस समय रूर का इलाका प्रशा के क्षेत्र में आता था और रूर में भारी मात्रा में कोयले और लोहे के भंडार मौजूद थे। और इस तरह प्रशा, जो अभी तक जर्मनी का राजनैतिक नेतृत्व ही कर रहा था, अब वह आर्थिक नेतृत्व भी करने लगा। जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, वह था बिस्मार्क। दरअसल बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था और जर्मनी के एकीकरण में उसकी रक्त एवं लौह की नीति ने बहुत ही असर दिखाया। यह तो थे जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार कुछ महत्वपूर्ण कारक। अब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई तथा बिस्मार्क का इसमें क्या योगदान था, इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हां, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।